Hello everyone, in this video I will try to explain you how you can solve your unseen passage। आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके जो बोर्ड 10th इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज दिए जाएंगे उनको आप देखकर कैसे सोल्व करेंगे, और यदि आपका फैक्चुअल पैसेज है, तथ्यात्मक पैसेज है जिसमें डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलते हैं, उसको भी आप कैसे सोल्व करेंगे। आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। ये आपका ब्लूप्रिंट है जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे अनसीन पैसेज के, और सब में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। तो आपको पूरी की पूरी लाइन उसमें नहीं लिखना है, आपको जो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर है वही बस टिक मार्क करना है। तो टिक तो आप कर नहीं पाएंगे, तो आपको वह आंसर लिखना, ऑप्शन A सही है कि B सही है कि C सही है। आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे लाइन टू लाइन कि आपसे पूछा गया और आपने बिना ऑप्शन देखे लाइन टू लाइन आंसर लिख दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये हमारे 10 नंबर फ्री के हैं। यदि आप थोड़ा ही इसमें दिमाग लगा लेंगे तो आराम से 8 से 9 नंबर ला सकते हैं, यदि आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है अनसीन पैसेज सोल्व करने का तब भी। और यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिंदी अर्थ कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, देन आप 10 आउट ऑफ 10 ला सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आपकी क्वेश्चन बैंक के पहला अनसीन पैसेज और सेकंड अनसीन पैसेज को इसमें कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसके बाद हम कंटिन्यू आपकी सीरीज रखेंगे और आपकी क्वेश्चन बैंक को मैं इसी तरह सोल्व करवाऊँगा, और आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लीजिए, आपके एक भी नंबर कम नहीं होंगे, चाहे 80% आपसे पूछा जाए क्वेश्चन बैंक में से या 100% पूछा जाए। यहाँ पर आप देखिए, आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ऐसा ही आपका पहला क्वेश्चन रहेगा और पहला पैसेज रहेगा। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है, ऐसा ही आपसे कह रहा है। तो हम इस पैसेज को पढ़ते हैं और आप खुद देखेंगे डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेंगे इसमें, क्योंकि यह तथ्यात्मक पैसेज है, फैक्चुअल पैसेज है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए और अपनी क्वेश्चन बैंक को साथ में रखिए। टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विथ द वर्ड पोलियो इज द सेविन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम द डिजीज़। आज शायद आप सभी पोलियो शब्द को जानते होंगे या फिर इससे आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा। एसोसिएशन मतलब संबंध होता है या उससे लगाव होता है, जुड़ाव होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि आज आपका संबंध पोलियो नाम के शब्द से ज़रूर होगा या आप इस शब्द से परिचित होंगे। इज द सेविन ओरल वैक्सीन, यह एक सेविन ओरल वैक्सीन है दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम द डिजीज, जो कि बच्चों को बीमारी से बचाता है। यानी पोलियो एक बीमारी है और इसके लिए एक वैक्सीन होती है, सेविन ओरल वैक्सीन, जो कि एक बीमारी से बच्चों को बचाता है। पोलियो आप सभी जानते हैं, जिसमें बच्चे जो है थोड़े समय के बाद में, एक उम्र के बाद में अपंग होने लग जाते हैं, उनको दिव्यांग टाइप की कैटेगरी में आने लग जाते हैं, उनको आप पोलियो कह सकते हैं, इसको पोलियो हो गया है। और यह पोलियो की दवा नहीं पिलाने से होता है, और वही पोलियो की दवा आपकी सेविन ओरल वैक्सीन है। 55 ईयर्स एगो दिस वाज नॉट सो। तो यहाँ पर ये पैसे जिसने भी लिखा हुआ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आज से 55 साल पहले ऐसा नहीं था। द ड्रेडेड डिजीज़, यानी ये भयानक बीमारी, ड्रेडेड मतलब भयानक बीमारी, विच मेनली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड्स, जो मुख्यतः आपके दिमाग को यानी मस्तिष्क को और स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। काज स्टीफिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स, जिससे आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, वीकनिंग हो जाती है, और स्टीफनिंग यानी कड़क हो जाती है, कठोर हो जाती है। और आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर और कठोर हो जाने से क्या होता है, काजेज क्लिपलिंग एंड पैरालिसिस, जिससे कि अपंगता आ जाती है और पक्षाघात हो जाता है। पैरालिसिस हो जाना मतलब हाथ पैर का वहीं रुक जाना और काम ना करना, उसको बोलते हैं पैरालिसिस होना। तो या तो आप अपंग हो जाते हैं, अपंग होना और पैरालिसिस यानी पक्षाघात होना, दोनों का कारण यही है कि आपकी मसल्स जो है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और कठोर हो जाती है। और इनका होने का कारण कौन सी बीमारी है, पोलियो है। विच इज़ वाई आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे, और यही एक कारण है जिससे कि आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। मतलब कुल मिलाकर जो यह बातें लिख रहा है या जो बता रहा है वह एक पोलियो का पेशेंट है जिसने इतनी सारी हमें बात बताई है। तो यहाँ से इतना पढ़ने पर आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा, यदि आप इसका अर्थ कर पा रहे हैं तो। इफ़ समबडी हैड प्रेडिक्टेड, यदि किसी ने पहले ऐसी भविष्यवाणी की होती, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या पहले से अग्रिम कोई जानकारी दे देना। तो यदि किसी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी होती, व्हेन आई वाज बोर्न दैट दिस वुड हैपन टू मी, कि जब मैं पैदा होऊंगा तो यह मेरे साथ होगा, नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, तो कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। यानी जब बच्चा पैदा हुआ था तब तो स्वस्थ था, लेकिन यदि पहले कोई ऐसी भविष्यवाणी कर देता कि जब मैं पैदा होगा तब मेरे साथ ऐसा होगा, अगर ऐसा कोई भविष्यवाणी कर देता कोई व्यक्ति, तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता। क्यों? आई वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ था उसमें आप 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स,
4 पेयर्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि 4 जोड़ भाई बहन, मतलब टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए। तो ये कौन से बच्चे थे इस परिवार में, 7 चाइल्ड यानी 7वें बच्चे थे। अब ये 7वें बच्चे थे, मतलब इनके बाद भी एक और हुआ होगा। और ये कहना चाह रहे कि फैमिली ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यह एक ऐसा परिवार था जिसमें 4 भाई बहन का एक जोड़ा था। विद ह्यूज 23 ईयर्स गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, और जो पहला है और लास्ट है उनमें 23 साल का गैप था। पहले बच्चे में और 8वें बच्चे में कितने साल का गैप था, 23 साल का गैप था, लेकिन यह 7वें नंबर के बच्चे थे। आई वॉज टोल्ड दैट अनलाइक द अदर्स, ऐसा कहा जाता है मेरे बारे में कि दूसरों की तुलना में आई वॉज सो फेयर, मैं बहुत गोरा था, ब्राउन हेयर था यानी भूरे बाल थे, दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर देन अ दाऊद बोहरी, तो मैं दाऊद बोहरी की तुलना में एक फॉरेनर की तरह यानी विदेशी की तरह दिखता था। दाऊद बोहरी किसी ने तुलना की गई है कि उनकी तुलना में मैं एक फॉरेनर की तरह लगता था, क्योंकि मैं गोरा था और मेरे बाल भूरे थे, ब्राउन हेयर थे। आई वॉज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है सभी बच्चों में, तो मैं जो है जितने भी सारे बच्चे हैं उन सब में सबसे स्वस्थ था, हेल्दीएस्ट था, मतलब सबसे स्वस्थ था, किसी प्रकार का रोग या किसी प्रकार की मुझे समस्या नहीं थी। अब ये वाली लाइन थी कि ये सबसे स्वस्थ थे, तो मतलब यही तो कहा जा रहा है कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता यदि कोई पहले से वैसी भविष्यवाणी कर देता कि आपका जो बच्चा होगा उसको पोलियो होगा, लेकिन जब मैं इतना स्वस्थ था तो कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता यदि कोई पहले से भविष्यवाणी कर देता। तो यहाँ का अर्थ हमें यहाँ समझ में आ रहा है, तो इस पैसेज का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, यानी जो नरेटर है जो आपसे ये सारी बातें कह रहा है वह किस चीज़ का पेशेंट है, आपसे यह पूछा गया है। यहाँ पर ने कहा था विच इज आई एम अ व्हील चेयर टुडे, और यही कारण है यानी मसल्स का वीक होना, कठोर होना, जिससे कि अपंगता और पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, इसका कारण है पोलियो, और जिसके कारण आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। तो नरेटर जो है पेशेंट किसका है, पोलियो का है, ना कि सेरेब्रल अटैक का है, ना ही डायबिटीज़ का है, और ना ही हार्ट डिजीज़ का है, इनकी बात इसमें नहीं कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपकी क्वेश्चन बैंक कुछ भी आंसर बताती हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैं बता रहा हूँ आपको वही सही है, क्योंकि मैंने आपको पैसेज पढ़कर बताया है। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज़ टू, यानी कोई व्यक्ति किसी के भविष्य के बारे में बताता है या भविष्यवाणी करता है, उसको आप क्या कहते हैं, वर्डिक्ट, प्रिडिक्ट, एडिक्ट या फिर प्रोटेक्ट। तो उसको बोलते हैं प्रिडिक्ट, यानी कि भविष्यवाणी कर देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया भी हुआ कि यदि किसी ने ऐसी भविष्यवाणी की होती कि जब मैं पैदा होऊंगा तब मेरे साथ ऐसा होगा, तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता। तो प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। बाकी एडिक्ट मतलब लत लग जाना, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, तो इसको भविष्यवाणी करना नहीं कहते हैं। द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन फैमिली दैट हैड, जो नरेटर था वह 7वां बच्चा था उनके परिवार में। तो दैट हैड कितने बच्चे थे, 1 स्कोर चिल्ड्रन, 1 स्कोर चिल्ड्रन थे, 8 चिल्ड्रन थे, 9 चिल्ड्रन थे या 23 चिल्ड्रन थे, 23 चिल्ड्रन नहीं थे, 9 चिल्ड्रन नहीं थे। उन्होंने कहा था कि 4 पेयर ब्रदर एंड सिस्टर का मतलब क्या होता है, 4 जोड़े भाई बहन, मतलब 8। तो 8 बच्चों में से 7 चाइल्ड थे। द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन द फैमिली दैट हैड 8 चिल्ड्रन, यानी नरेटर जो है 7वें बच्चे थे एक परिवार के जिसमें 8 बच्चे थे। और ये बात इसमें डायरेक्टली नहीं कही गई है, यहाँ पर ये कहा गया 4 पेयर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी कि 4 जोड़े भाई बहन, मतलब 8 बच्चे। उन 8 बच्चों में से 7वें बच्चे थे, और पहले बच्चे में और लास्ट वाले बच्चे में 23 साल का गैप था। पोलियो द ड्रेडेड डिजीज़ मेनली अफेक्ट द, पोलियो एक भयानक बीमारी है जो कि मेनली यानी मुख्य रूप से किसको अफेक्ट करती है, तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा अगर आपने पैसेज नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर कहा था विच मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मस्तिष्क को और मेरुरज्जु यानी आपकी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाता बिना पढ़े ही, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। वाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, ऐसी कौन सी बात है जो कि नरेटर को एक विदेशी की तरह दिखने को मजबूर करती है, ऐसा बनाती है। हमने पढ़ा था कि वो गोरे थे और ब्राउन हेयर थे। सबसे लास्ट में आप यहाँ देखिए, आपको ये भी डायरेक्ट मिल जाता, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, मैं काफ़ी गोरा था और मेरे भूरे बाल थे। और यही इसी बात की तुलना दाऊद बोहरी से करें तो वह इनको क्या बताती है, एक फॉरेनर बताती है। ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर, ना कि रेड कलर थे, ना कि डार्क एंड ब्लॉन्ड थे, और ना ही फेयर और स्किनी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखा कितनी आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरे पैसेज को। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आपका लंबा हो सकता है लेकिन आपको मज़े ज़रूर आएंगे। पैसेज नंबर दूसरा देखिए आप, द ग्रेट पिरामिड एट गीज़ा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क्स। पिरामिड क्या होते हैं,
पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है जो कि त्रिकोण टाइप की होती है, 3D में होती है। मैं आपको 2D में दिखा पा रहा हूँ। 3D मतलब इधर से फिर आपका एक इधर रहेगा, फिर इधर रहेगा, और वो दिखने की इस तरह से रहेगी। मतलब आप एक तरफ से 2 ही साइड उसकी देख सकते हैं, बाकी की 2 साइड उसकी दूसरी तरफ रहेगी। तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए पिरामिड। तो पिरामिड मतलब एक पत्थरों से बना एक ब्लॉक होता है, एक समूह होता है जिसमें एक के ऊपर एक पत्थर जो है वो रख दिए जाते हैं। उसके बाद में उसके अंदर जो है टोम्ब यानी एक किसी अमीर व्यक्ति को रख दिया जाता है। क्या बनाकर? मम्मीज बनाकर। मम्मी यानी उनके ऊपर पट्टियाँ लपेट कर, जिससे कि आने वाले समय में उनकी ऐसी धारणा थी कि कभी जब वापस जीवन मिलेगा तो इनकी बॉडी के अंदर इनके आत्मा को डाल दिया जाएगा, जिससे फिर से जीवित हो जाएंगे। द ग्रेट पिरामिड एट गीजा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क्स। जो महान पिरामिड है गीजा के, गीजा एक क्षेत्र का नाम है, उस क्षेत्र के जो महान पिरामिड है वह दुनिया के सबसे आश्चर्य स्थलों में से एक है। राइजिंग हाई अबव द सहारा डेजर्ट in the Giza region of northern Egypt. The Great Pyramid stands some 450 feet into the burning desert sky and occupies an area of 13 acres. नॉर्थर्न इजिप्ट यानी जो उत्तरी मिस्र है उसके गीजा क्षेत्र में जो सहारा रेगिस्तान है उससे ऊपर उठकर, राइजिंग हाई यानी उससे ऊपर उठकर ग्रेट पिरामिड स्टैंड सम 450 फीट्स। जो ग्रेट पिरामिड की जो हाइट है वह 450 फीट की है। यानी जो रेगिस्तान है उससे भी 450 फीट की ऊंचाई पर ये ग्रेट पिरामिड आपको दिखते हैं। मतलब इतनी हाइट है इनकी 450 फीट की, एक भूमिगत स्थल से। यानी रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आप खड़े हैं तो आप जब ऊपर देखेंगे तो आप 450 फीट की हाइट इन पिरामिड की देख सकते हैं। इनटू द बर्निंग डेजर्ट स्काई एंड ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 13 एकर्स। और यह जो पिरामिड है यह किसके नीचे है? यह एक आकाश के नीचे है जो कि जलता हुआ रेगिस्तानी आकाश है। तो ये जो 450 फीट है जो इनकी ग्रेट पिरामिड की हाइट है, यह एक जलते हुए रेगिस्तानी आकाश में फैले हुए हैं। एंड ऑक्यूपाइज, और इन्होंने जो जगह घेरी हुई है वह कितनी है? 13 एकड़ की जगह में ये फैले हुए हैं। यानी 13 एकड़ की जगह में ये बर्निंग डेजर्ट स्काई के नीचे 450 फीट की ऊंचाई पर ये बने हुए हैं। द रफ क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट हैड एक्चुअली काज द पिरामिड टू श्रिंक 30 फीट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट्स। और यहाँ का जो खराब उबड़ खाबड़ जो जलवायु है, जो कि सहारा रेगिस्तान की हम बात कर रहे हैं, सहारा रेगिस्तान है, वहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, रेत ही रेत मिलती है आपको, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा ख़राब है। तो यह जो ख़राब क्लाइमेट है इसी के कारण क्या हुआ है, जो पिरामिड की यानी जो ग्रेट पिरामिड की 450 फीट की हाइट है वह टू श्रिंक 30 फीट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट, यह अपनी ओरिजिनल हाइट यानी 480 फीट्स रही होगी इसकी हाइट, जो कि श्रिंक होकर 450 फीट ही बची है। तो यही कारण है कि इसकी 30 फीट की जो ओरिजिनल हाइट है उससे यह सिकुड़ गया है, क्योंकि जलवायु ख़राब है, रेत उड़ती है, रेत उड़ कर उस पिरामिड के आसपास जम गई होगी, तो उससे उसकी हाइट श्रिंक हो गई है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। द पिरामिड वाज सच, जो पिरामिड है वह वास्तविक रूप से क्या है? एन अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग, एक अद्भुत कारनामा है इंजीनियरिंग का, यानी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा है यह पिरामिड। That it remained the tallest structure in the world for over 3,800 years। और यही एक कारण है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचनाओं में से बना हुआ है। कितने सालों से? 3,800 वर्षों से यह सबसे ऊंची जो है संरचना बना हुआ है। द इंटायर पिरामिड वॉज ओरिजिनली फेस्ड विथ पॉलिश्ड लाइमस्टोन्स टू मेक इट साइंस ब्रिलियंटली इन द सन्स। वो जो पूरा पिरामिड है, संपूर्ण पिरामिड जो है, यह वास्तविक रूप से या मुख्य रूप से पॉलिश्ड यानी चमकदार जो लाइमस्टोन होते हैं उनसे तराशा गया है। यानी इनको सामना करना पड़ा, इन पिरामिड को पॉलिश्ड लाइमस्टोन का यानी पॉलिश किए हुए चूना पत्थरों का इनको सामना करना पड़ा है, जिस कारण से ये क्या करते हैं? साइन करते हैं चमकदार रूप से सूर्य में, ब्रिलियंटली इन द सन। यानी सूर्य में यदि चमकदार रूप से यदि चमकते हैं तो इसका कारण क्या है कि इनको लाइमस्टोन्स यानी चूना पत्थर जो कि पॉलिश किए हुए हैं उनका सामना करना पड़ा है। मोस्ट इजिप्टोलॉजिस्ट का मतलब यह है कि एक ऐसे वैज्ञानिक जो कि मिस्र की सभ्यता या प्राचीन सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसी प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट हु स्टडी एंशिएंट इजिप्ट, जो कि प्राचीन मिस्र की वैज्ञानिक है और उसका अध्ययन कर रहे हैं, एग्री दैट द ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ट अराउंड 2560 BC। उनका यह मानना है या वो ऐसी सहमति देते हैं कि जो ग्रेट पिरामिड है वह कब बना था? 2560 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2560 वर्ष पूर्व लगभग बना होगा। अ लिटिल मोर देन 4500 ईयर्स एगो। आप ऐसा कह सकते हैं कि आज से 4500 वर्ष पूर्व बना होगा, यानी आज से इतने साल पुराने हैं। और 3800 सालों से तो ये अपनी टालेस्ट स्ट्रक्चर के रूप में
अपनी छवि बनाए हुए है ही सही, तो मतलब और भी पुराने हैं ये। इट टुक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स 20 ईयर्स टू बिल्ड। इसने लगभग 10,000 जो वर्कर्स का उपयोग हुआ इसको बनाने में, और 20 साल लगे इसको बनाने में। कितने लगे? 10,000 वर्कर्स लगे हैं, काम करने वाले मजदूर, और 20 साल लगे इसको बनने में। द पिरामिड कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स यानी पत्थर के टुकड़े। तो इस पिरामिड में 2 मिलियन यानी कि जो 20 लाख पत्थरों के टुकड़े लगे हुए हैं। 2 मिलियन यानी 20 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ऑल दो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वे 2 or 3 टन्स। यहाँ पर वेट नहीं, वे यानी ये भी वजन ही है। तो यद्यपि जो अधिकतर मोस्ट ऑफ ब्लॉक यानी पत्थर के टुकड़े हैं उनका जो वेट है वह 2 से 3 टन है। यानी इतने सारे पत्थरों का उपयोग किया, छोटे बड़े, तो अधिकतर पत्थरों का जो वेट है वह 2 से 3 टन है। सम वेट्स अप टू 80 टन्स, और कुछ का वजन यानी कुछ गिने चुने पत्थरों का वजन 80 टन भी है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज वाज ऑर्डर्ड बिल्ड बाय द फेरो खुफू एज एन मैग्निफिसेंट टॉम्ब। जो ग्रेट पिरामिड है, जो कि गीज के ग्रेट पिरामिड कहे जाते हैं, इनका जो ऑर्डर है बनाने का वो दिया गया था फिरौन खुफू के द्वारा। आप इनको राजा मान सकते हैं, सम्राट मान सकते हैं, देवता मान सकते हैं। तो ये जो फिरौन है या खुफू है, इनका नाम है खुफू फिरौन। तो ये इन्होंने ऑर्डर दिया था कि आपको गीजा के ग्रेट पिरामिड बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं? एक मैग्निफिसेंट टॉम्ब के रूप में, यानी एक सुंदर दिखे ऐसे मकबरे के रूप में आपको बनाना है। आश्चर्य वाले, मैग्निफिसेंट यानी बहुत सुंदर दिखने वाले मकबरे के रूप में आपको इसका निर्माण करना है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। हिज वाइजर, या फिर आप बोल सकते हैं वजीर या एडवाइजर, हेमन इज क्रेडिटेड विद द बिंग द पिरामिड्स आर्किटेक्ट्स। और उनका जो वजीर है या सलाहकार है जिसका नाम था हेमन, उसी को जो है इस वास्तुकार का यानी पिरामिड का जो वास्तुकार किया उसका श्रेय या क्रेडिट जाता है। यानी उसी की वास्तुकला है ये, और आर्किटेक्ट का मतलब वास्तुकार होता है जिसने इसको बनवाया है। मतलब ऑर्डर दिया था फिरौन खुफू ने अपने सलाहकार को कि आपको बनवाना है, और पूरा आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार यानी उसको ऐसा बनाना वैसा बनाना है, ये सारा क्रेडिट हेमन को जाता है, जो कि वजीर है फिरौन खुफू के। खुफू पिरामिड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड्स दैट इंक्लूड्स द पिरामिड ऑफ खाफरे। जो खुफू का पिरामिड है यानी फिरौन खुफू का जो पिरामिड है वह वास्तविक रूप से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पिरामिड का एक भाग है। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत सारा परिसर फैला हुआ है जिसमें पिरामिड ही पिरामिड है। आप जहाँ देखेंगे वहाँ पिरामिड ही पिरामिड आपको दिखाई देंगे। तभी तो 13 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब कितने पिरामिड हो गए आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना पिरामिड होंगे। तो जो खुफू का पिरामिड है वह एक भाग है सिर्फ किनका, जो कॉम्प्लेक्स यानी बहुत सारे ग्रुप्स या समूह के रूप में जो पिरामिड बने उनका। और इस भाग में भी बहुत सारे पिरामिड हैं। दैट इंक्लूड्स द पिरामिड ऑफ खाफरी, जिसमें कि एक खाफरी का पिरामिड है। द स्मॉलर पिरामिड्स ऑफ मेन कोर, और मेन कोर के यहाँ पर छोटा पिरामिड भी है। अ वेराइटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड्स एंड स्ट्रक्चर, और कई छोटे छोटे पिरामिड और संरचनाएं इसके अंदर आते हैं खुफू के पिरामिड के अंदर। मतलब इस भाग में इतने पिरामिड आते हैं तो सोचो पूरे परिसर में कितना पिरामिड होंगे। एंड ग्रेट स्फिंक्स, और ग्रेट स्फिंक्स भी इसी में है, ये पिरामिड भी इसी में है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो ग्रेट पिरामिड है या महान पिरामिड है गीजा के, ये आज भी 7 अजूबों में से एक है, लास्ट बचा हुआ। लास्ट में यानी अंतिम जो 7 अजूबों में से एक है दुनिया में से, उनमें से यह एक है। अब यहाँ जाइए आप, विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। इनमें से कौन सा ग्रेट पिरामिड का हाउस नहीं है? गीजा क्षेत्र में पिरामिड है, बिल्कुल राइट। सहारा क्षेत्र में है, सहारा डेजर्ट यानी सहारा रेगिस्तान में, बिल्कुल राइट। उत्तरी मिस्र में है, नॉर्थन इजिप्ट में, ये भी राइट है। साउथर्न यानी दक्षिणी इजिप्ट में क्या नहीं, मतलब ग्रेट पिरामिड जो है यहाँ पर नहीं है, यहाँ इनका घर नहीं है। हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पिरामिड। कितने जो है स्टोन या पत्थरों का उपयोग किया गया है इसको बनाने में पिरामिड को? तो हमने देखा था 2 मिलियन यानी 20 लाख से अधिक। तो मोर देन 2 मिलियन या लेस देन 2 मिलियन, 2 मिलियन से कम का उपयोग नहीं किया गया। मोर देन 1 मिलियन बिलियन यानी 1 बिलियन से ज़्यादा, ये तो कुछ ज़्यादा ही होगा, 100 करोड़ से ज़्यादा बता रहा नहीं। लेस देन 2 बिलियन, 2 बिलियन से कम नहीं। मोर देन 2 बिलियन पत्थरों का उपयोग किया गया था पिरामिड को बनाने में। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबव, यानी अधिकतर जो ब्लॉक्स या पत्थर है उनका वेट कितना है, वजन कितना है? तो अधिकतर जो पिरामिड में पत्थरों का उपयोग किया गया उनका वजन है 2 से 3 टन्स, और कुछ ही ऐसे जिनका वजन कितना है 80 टन है। तो ये 80 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, और ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो अधिकतर जो पिरामिड में पत्थरों का उपयोग किया गया उनका वजन है 2 से 3। ये आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे इस वाले पैसेज में, आपको फैक्चुअल पैसेज नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन
बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है कि इन शब्दों में से वो ऐसा कौन सा शब्द है जो कॉम्प्लेक्स शब्द की एक सही परिभाषा देता है पैसेज के अनुसार। पैसेज में से आपको ढूंढना है, तो पैसेज में आपको पिरामिड मिलेगा, आपको ग्रुप मिलेगा, आपको मटेरियल मिलेगा। मटेरियल होता है, सामग्री होती है, कोई बात नहीं। पिरामिड यानी पिरामिड होता है, तो पिरामिड तो एक आकृति का नाम है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब तो समूह, जटिल या फिर आकृति है, मिश्रित, किसी चीज़ का मिश्रण होना, मिश्रित होना, समूह होना, जटिल होना। आर्मी में भी कुछ लोग शामिल होते हैं, लेकिन आर्मी तो एक सेना हो जाती है, हम सेना को आर्मी कहते हैं। तो एक तरह से तो ये भी इंडिकेट करता है, ये भी इंडिकेट करता है, ये भी इंडिकेट करता है। लेकिन पैसेज में से जो अधिकतम इसका अर्थ बताए वह शब्द है ग्रुप। आपका सही शब्द हो जाएगा यहाँ पर। ग्रुप का मतलब होता है समूह, और समूह जो होता है वह एक मिश्रण होता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का। एक जैसी चीज़ों का भी मिश्रण हो सकता है और अलग अलग वैरायटी का भी मिश्रण हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मिश्रण होता है, जटिल होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। खुफू वाज हेमंस वाइजर एंड आर्किटेक्ट। जो खुफू है यानी जो फेरो खुफू है वह हेमन के वजीर थे और वास्तुकार थे। तो आप ऐसा कहेंगे कि सर नहीं, खुफू के वजीर और वास्तुकार हेमन थे, ना कि हेमन के वास्तुकार और वजीर खुफू थे। तो ये हमें असत्य लग रहा है। द पिरामिड टुक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर। पिरामिड में जो है लगभग 10,000 वर्कर्स लगे एंड अबाउट 20 ईयर्स टू कम्प्लीट, और इसको 20 साल बनने में लगे। हाँ सर, ये तो सही है, हमने पढ़ा है। द ग्रेट पिरामिड इज द लास्ट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ सब। जो ग्रेट पिरामिड है वह लास्ट है 7 दुनिया के अजूबों में। तो यह भी सही है सर, लास्ट वाली लाइन में हमने पढ़ा। हेमन वाज खुफूज वाइजर एंड आर्किटेक्ट। जो हेमन था वह खुफू का सलाहकार और वास्तुकार था। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। जो फेरो खुफू थे उसके सलाहकार और आर्किटेक्ट थे हेमन, जिनको क्रेडिट जाता है बनाने का। ऑर्डर तो राजा नहीं दिया था। इसका मतलब पहला वाला असत्य है कि जो खुफू है यानी राजा खुफू वह हेमन के वजीर या आर्किटेक्ट नहीं थे, जबकि हेमन इनके आर्किटेक्ट थे, जैसा कि इसमें कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें गलत स्टेटमेंट है। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप 10th क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको उसमें सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। डू एस डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और मैं आपको एप्लीकेशन लेटर सबकी PDF वहाँ पर प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपका बेहतर अध्ययन हो सके। दोस्तों, मिलता हूँ मैं से आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और अगले पैसेज की वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।